डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल अपनी जो सक्रिय भूमिका एक साथ निभाई और जिस का विषय वस्तु था थ्योरम 6.1, जिसको कि बेसिक थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता थ्योरम, जो कि क्लास एक्स के ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम बेसिक थ्योरम की चर्चा कर रहे हैं, शायद बेसिक थ्योरम कहते ही आपके मानस पटल पर पिछले क्लास का जो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, शायद उसका एक अस्थायित्व प्रतिबिंब निश्चित रूप से झलकता होगा। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से यह अपेक्षा करूंगा कि डिस्टरबेंस की प्राथमिकता नहीं देंगे और पूरे पीरियड तक क्लास को एक शैक्षणिक माहौल में ही रखेंगे। अब देखिए, थ्योरम 6.2 में थेल्स ने क्या कहा था, इसको हम लोग करते हैं कन्वर्स ऑफ द बेसिक थ्योरम। बेसिक थ्योरम का विलोम, बेसिक थ्योरम का विलोम इसको हम लोग करते हैं। थ्योरम 6.2 जिसको कि थ्योरम 6.1 का हम लोग विलोम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम आखिर क्या कहता है। सबसे पहले हम प्रकाश डाल रहे हैं आप लोगों के साथ, और आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि पूरे क्लास को शांतिमय तरीके से ही रखेंगे। तो एक एक वर्ड हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम पर डीपली समझे कि आखिर यह एक प्रकार का जो वेरीफाइड स्टेटमेंट्स हैं, यह जिसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी थ्योरम्स होते हैं, जब उसको मैथमेटिशियन हर दृष्टिकोण से अप टू डेट कर लेता है, तब उसे किसी नियम, किसी थ्योरम की संज्ञा दी जाती है। यहां पर यह देखा जाए, इफ ए लाइन, यदि एक लाइन डिवाइड्स, विभाजित करता है, एनी, किसी भी, टू साइड्स, दो भुजा ऑफ ए ट्रायंगल्स, अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज के दो भुजा को डिवाइड्स करता है इन द सेम रेशियो, एक अनुपात में, बराबर अनुपात में, तो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, तो वह लाइन निश्चित रूप से थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो थेल्स थ्योरम में जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसका तो सपोर्ट हमें लेना ही होगा। थ्योरम 6.2 में कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम में देखा जाए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि गिवन है, और एल एक लाइन है जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर डिवाइड्स करता है, और इस प्रकार से डिवाइड्स करता है कि ए बी में जो दो इंटरनल लाइन सेगमेंट बना, ए बी में
जो दो इंटरनल लाइन सेगमेंट बना, भाई कौन सा इंटरनल दो लाइन सेगमेंट बना, एडी और डीबी। और एसी में कौन सा दो इंटरनल लाइन सेगमेंट बना, एई और एसी। इसी को हम लिटरेचर में लिखे हैं, जिसको कि हम लोग गिवन कह के, दिया हुआ कह के लिखते हैं। ए ट्रायंगल एबीसी एंड ए लाइन एल intersecting AB in D and AC in E such that AD बटा DB बराबर AE बटा EC। DE का कहना है, लाइन L का कहना है कि भाई हम AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमारा इंट्रोडक्शन यह है कि मैं दो पेयर जो इंटरनल सेगमेंट का जो पेयर बना, वो दोनों सेम रेशियो में हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले मैं ये ऑफर गर्ल्स लोगों को देता हूं, तो बताइए कि डीई के साथ बीसी का क्या संबंध हो सकता है। पहले गर्ल्स में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई आवाज हमारे कानों तक गूंजे। चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि डीई पैरेलल बीसी, जैसा कि हम 6.1 थ्योरम में पढ़े थे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मैं बॉयज को भी ऑफर देता हूं, और बॉयज को भी ऑफर देता हूं। बॉयज भी बताएं क्या ये हमारे गर्ल्स लोगों ने जो ये हमारे कानों तक जो आवाज पहुंचाई, क्या आपको सत्य लग रहा है? चलिए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग, इसका मतलब है कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की इस कॉन्सेप्ट में शायद भूमिका समान रही होगी समझने में। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीई का इंट्रोडक्शन है कि हम एबी को डी पर, एसी को ई पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ताकि डीई एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो डीई का संबंध बीसी के साथ क्या हो सकता है? मे बी। इस संदर्भ में आपने कहा कि सर डीई पैरेलल बीसी होगा, तो कह तो दिए, लेकिन इसको एक प्रकार के एडिशनल स्टेटमेंट के द्वारा, एडिशनल मेथड के द्वारा इसको प्रूवमेंट हर हालत में करना होगा। इसको एक एडिशनल मेथड के द्वारा, एडिशनल सिस्टम के द्वारा, इसको आपको मैथमेटिक्स सिस्टम के द्वारा इसको हर हालत में आपको प्रूव करके ही दिखाना होगा। तो निश्चित है कि अगर डीई एबी और एसी को, अगर डीई एबी और एसी को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है, तो ऐसा हम लोग 6.1 थ्योरम में डिटेल कर चुके हैं कि डीई पैरेलल बीसी होगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम तत्काल प्रभाव से यह मान लेते हैं कि डीई पैरेलल बीसी नहीं है। बिंदु डी से एक अन्य रेखा गुजरती है, बिंदु डी से एक अन्य रेखा गुजरती है जो एसी को एक पर इंटरसेक्ट करती है। उसको हम कन्फर्मली, उसको हम निश्चित रूप से, उसको हम एक डिफिनिट रूप में मान लिए कि डीएफ जो है वह बीसी के पैरेलल ही है, और जो दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, वो कुछ देर के लिए मान लिए कि यह सही नहीं है। अगर दोनों दावा करता है, डीएफ कहता है कि हम बीसी के पैरेलल हैं, डीई भी कहता है हम बीसी के पैरेलल हैं, तो दोनों को अगर एक साथ हम अपने प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा सेम रिजल्ट नहीं आता है तो डीएफ पैरेलल बीसी मानना बिल्कुल गलत होगा। तो अब देखिए, इसी को लिटरेचर में लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट, माना डीई बी नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, देन
देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी। डी बिंदु से होकर एक अन्य लाइन खींचा जो या एक अन्य लाइन जाती है जो एसी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है, वह बीसी के समानांतर होगा। ठीक है, हम लोग एक साथ सहमत हैं कि डीई पैरेलल बीसी उसको रॉन्ग माना और डीएफ पैरेलल बीसी उसको हम लोग राइट माना। तो अब देखा जाए कि अगर डीएफ पैरेलल बीसी है, बिल्कुल कन्फर्म हम हैं, हमने इसको अपने स्तर से डीएफ पैरेलल बीसी बनाया, तो हर हालत में 6.1 थ्योरम से आपका ये संबंध ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रत्यास्थापित होगा, एडी बटा डीबी बराबर एफ बटा एफसी। लेकिन हमारे स्टेटमेंट्स में, हमारे क्वेश्चन में, हमारे 6.2 थ्योरम में गिवन के रूप में दिया हुआ है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पुनः एक बार गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के समन्वय से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखा जाए एएफ बटा एफसी का कीमत अगर मूल्यांकन करते हैं तो एडी बटा डीबी होता है, और एई बटा ईसी का अगर मूल्यांकन करते हैं तो एडी बटा डीबी होता है। तो इसका भी मूल्यांकन वही है जो एई बटा ईसी का मूल्यांकन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम हो सकता है? क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो सकता है? बोलिए आप लोग। चलिए, आंसर आया कि जी सर, ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू आई राइट दिस रेशियो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एएफ बटा एफसी एई बटा ईसी। बच्चों, हम लोग शुरू से ही, एक लोअर क्लास से ही, प्राइमरी क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एलएचएस और आरएचएस में जो क्वांटिटी दिया हुआ है, अगर क्वांटिटी वह एनएसीएल स्टेज में अगर बराबर है, अगर वह क्वांटिटी एनएसीएल स्टेज में बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर, अर्थात एडिंग करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, डिवाइड करने पर, स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर सेम रेशियो में एलएचएस और आरएचएस इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। अगर घटाते हैं तो डिक्रीज करेगा, जोड़ते हैं तो इंक्रीज करेगा, यानी जो भी रिजल्ट होगा वह सेम होगा। तो मान लिया जाए एडिंग वन बोथ साइड, हम एक कोई ना कोई प्रोसेस तो अपनाना होगा। इस प्रोसेस, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम दोनों तरफ एक जोड़ दिए। एफसी और वन का एलसीएम एफसी हुआ, यहाँ हुआ एफ प्लस एफसी। उसी प्रकार ईसी वन का एलसीएम ईसी हुआ, ईसी से भाग दिए एई हुआ, वन से भाग दिए ईसी हुआ। अब दोनों को ऐड किए, यहाँ बना एसी, यहाँ बना एसी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या जो भी करना है, अगर मान लेते हैं एसी एफसी का वैल्यू निकालते हैं तो इसी आएगा, एसी एसी साइलेंट होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर एफसी लाइन सेगमेंट है या ईसी लाइन सेगमेंट है। इन लोगों ने, चूंकि डीएफ और डीई दोनों ने अलग अलग ये राइट किया था कि हम डीई बीसी के पैरेलल हैं, तो दोनों का रिजल्ट भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को अगर इस फिगर से चिन्हित करते हैं, एफसी देखिए यहाँ से यहाँ तक है और ईसी यहाँ से यहाँ तक है। दुनिया की किसी भी मैथमेटिशियन ने जो हमारे पास जो वेरीफाइड स्टेटमेंट दिया है, चाहे एग्जाम्स हो चाहे पोस्टुलेट्स हो, किसी भी मेथड से इसको बराबर करना संभव नहीं है। ये बराबर तभी हो सकता है, यह बराबर तभी हो सकता है, इसके लिए एफ ई संपाती होना चाहिए, एफ ई एक ही बिंदु होना चाहिए, एफ ई के काफी करीब में होना चाहिए। इसी को हम लोग लिटरेचर में लिखते हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल्स व्हेन ई एंड द एफ कोइंसाइड्स, हेंस डी पैरेलल बीसी। अर्थात हमारा यह मानना गलत हुआ कि डीएफ पैरेलल बीसी। अगर डीएफ पैरेलल बीसी है और डीई पैरेलल बीसी है, तो दोनों को हम एक साथ प्रोसेस में लेकर चलें,
फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट छोटा है, एक लाइन सेगमेंट बड़ा है। अगर दोनों बराबर होता तो दोनों के दावों को हम सत्य मानते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। यह तभी संभव हो सकता है जब एफ और ई को दोनों को एक बनना होगा, एफ और ई संपाती होना होगा, एफ और ई एक ही बिंदु होगा, एफ ई के काफी करीब में होगा। इसी को लिटरेचर में लिखते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड द एफ कोइंसाइड्स एंड डी पैरेलल बीसी। बच्चों, ये तो इस प्रकार हम लोग कन्वर्स ऑफ द बेसिक थ्योरम, अगर किसी को किसी प्रकार का उलझन लग रहा हो या कहीं पर इस प्रोसेस में अगर जटिलता महसूस हो रही है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर इस संदर्भ में अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए, आप लोगों में से एक स्टूडेंट्स का आवाज हमारी कानों तक गुजा कि सर इंटर जो सेक्टिंग्स है वह इंटरसेक्टिंग एल किस प्रकार कर रहा है, ऐसा आपके दिमाग में कंफ्यूज हो रहा है। तो उस कंफ्यूज को हम दूर कर रहे हैं कि देखिए, एल एक सेगमेंट है, एल एक लाइन है जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो ए बी को डी पर, ए सी को ई पर काट रहा है। इस प्रकार एल कह रहा है कि भाई, हमारा इंट्रोडक्शन यह है कि हमने जो दोनों साइड से होकर मैंने जो गुजरा, वहां पर ए बी में दो इंटरनल सेगमेंट बनाया और एसी में भी दो इंटरनल सेगमेंट बनाया, और दोनों इंटरनल सेगमेंट को अगर रेशियो में लिखा जाए तो हम दोनों को बराबर करके ही इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो आप बताइए, ये क्वेश्चन एल का कहना है कि आप लोग बताइए कि मेरा संबंध बीसी के साथ क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था एल का कहना। तो ये तो खैर निश्चित रूप से थ्योरम 6.1 से बिल्कुल डीई पैरेलल बीसी है। लेकिन बच्चों, अगर किसी थ्योरम को एक्सपेरिमेंट अगर उसको वेरीफाइड करना है तो उसके लिए एडिशनल कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है, ताकि वह किसी भी दृष्टिकोण से ऐसा किया जाए तो रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो अब हम लोग कल एक्सरसाइज, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज, अगर देखिए, अगर समय बचता है तो हम लोग घंटी का भी इंतजार करना है, घंटी को, पीरियड को भी देखना है कि पीरियड हमारा कितने देर तक और लास्टिंग करेगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 6.1 में है, एक्सरसाइज 6.1 का हम चर्चा करते हैं। कंटिन्यू। एक्सरसाइज 6.1 का हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरें। हम लोग जैसा कि 6.1, 6.2, इसके बाद हम लोग ने जो कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलरिटी के संदर्भ में जो कुछ भी पढ़ा है और उसको गहराई से समझा है, उसका हम यूज एप्लीकेशंस इस चैप्टर में करेंगे। कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर डैश। बच्चों, ये बताइए कि ऑल सर्कल्स सिमिलर होता है या कॉन्ग्रेंस होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आंसर देने के पहले कि कॉन्ग्रेंस का मतलब हुआ सर्वांगसम, और सर्वांगसम का मतलब हुआ अगर एक आकृति को उठाकर दूसरे आकृति पर रखेंगे तो वह उसको पूरी तरह से ढक लेगा। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसी बात नहीं है। उसका साइज कुछ भी हो, उसका अमाप कुछ भी हो, उसका बाउंड्री कुछ भी हो, उसका परिमाप कुछ भी हो, लेकिन उसका शेप जो होगा एक जैसा होगा। तो यह देखा जाए, यह भी एक सर्कल है, यह भी एक सर्कल है, यह भी एक सर्कल है, यह भी एक सर्कल है।
ये सारे सर्कल का जो शेप है वह एक समान है, शेप एक जैसा है, लेकिन सबों का बाउंड्री अलग अलग है। तो ये सारे सर्कल्स सिमिलर कहलाएंगे। ये सारे सर्कल सिमिलर कहलाएंगे। अगर इसके कॉन्ग्रुएंसी की बात आप करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए R1, R2, R3 और R4 ये चारों का रेडियस आपस में बराबर होगा, तब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का आंसर सही रहा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अब चलिए उसी प्रकार स्क्वायर के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर। चलिए अब हम दे रहे ऑफर, गर्ल्स लोगों को बताइए सारे स्क्वायर क्या हो सकते हैं। तो देखिए मान लिया जाए कि हम 4 स्क्वायर बनाए, या उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा यह है। इसके बारे में अपना हाइपोथेसिस बताइए कि यह क्या कॉन्ग्रुएंस होगा कि यह सिमिलर होगा, यह कॉन्ग्रुएंस होगा कि सिमिलर होगा। चलिए क्या आंसर होगा, सिमिलर होगा। चलिए बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को बधाई। अब बताइए कि आखिर ये सिमिलर ही क्यों हुआ, कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं हुआ। तो देखिए चलिए आप लोगों से पूछने के बाद समय ज्यादा इन्वेस्ट होगा। ऑल स्क्वायर्स आर, चूंकि चारों स्क्वायर जो है वो सेम शेप में है लेकिन उसका साइज अलग अलग है। तो सिमिलरिटी का कहना है कि माप उसका कुछ भी हो, साइज उसका कुछ भी हो, लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए, तो वो सिमिलर कहलाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो इसकी चारों भुजाएं यानी चारों ट्रायंगल की सभी भुजाएं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वह कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। बाउंड्री भी सेम होना चाहिए, पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑल स्क्वायर्स आर, इसका भी आपका आंसर सिमिलर ही होगा, सिमिलर ही होगा। अब चलिए देखिए 3 नंबर, किस प्रकार के ट्रायंगल्स ऑल triangles आर सिमिलर। देखिए किस प्रकार के सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जबकि साइड के दृष्टिकोण से एस्केलन ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। चलिए ट्रायंगल में से बताइए कि किस ट्रायंगल को चॉइस किया जाएगा कि अगर हजारों ट्रायंगल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो सारे ट्रायंगल सिमिलर ही कहलाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं सबों का शेप। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।